वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट्सों में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मैं आप सभी से मिलता हूं और 7 बजे के इस शो में 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूं। ऐसी 40 बातें जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट होती हैं, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ज़रूरी होती हैं। ऐसी बातें जो आप अगर यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीयू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, इस शो को हिट कराना आपकी जिम्मेदारी है और 4 सवालों के बाद 40 ऐसी बातें बताना जो आपके एग्जाम में आए, वो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1947। उद्देश्य प्रस्ताव 1947 में अपनाया। प्रियम्बल समराइजेज द आइडियल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के आदर्शों का सार है। चलिए, सवाल प्रस्तावना से रिलेटेड है, पूरी की पूरी प्रस्तावना का पोस्टमार्टम करते हैं, समझिएगा। प्रियम्बल संविधान का इंट्रोडक्शन है, संविधान का परिचय है। भारत का संविधान क्या करना चाहता है, लोगों को क्या देना चाहता है, भारत को किस दिशा में ले जाना चाहता है, ये आप प्रियम्बल में देख पाएंगे या प्रस्तावना में देख पाएंगे। प्रस्तावना हमारे भारत देश में अमेरिका से प्रेरित है। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान का परिचय है। प्रस्तावना बेसिक समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना से हमारे संविधान निर्माताओं का मनोभाव, उनका मन मस्तिष्क प्रदर्शित होता है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, यानी फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का दर्शन है। दर्शन मतलब प्रस्तावना से कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर होता है, और ऐसी बातें जहाँ से संविधान प्रेरित होता है, ऐसी बातें जहाँ से संविधान इंस्पायर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। और प्रस्तावना भी संविधान का दर्शन है। ठीक है। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है, परिचय है, संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना को एम हिदायतुल्लाह साहब ने संविधान की आत्मा कहा। अगर किसी का नाम नहीं लिखा रहता और आपसे पूछा जाता है कि प्रस्ताव संविधान की आत्मा क्या है, तो आप प्रियम्बल टिक करके आते हैं। अगर लिखा रहता है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब आप आर्टिकल 32 टिक करके आते हैं, यानी अनुच्छेद 32 टिक करके आते हैं। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की एक इम्पोर्टेंट बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की इम्पोर्टेंट बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सपना प्रस्तुत किया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आए, उस प्रस्ताव का नाम हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस प्रस्ताव में यही था कि हम भारत की पॉलिटी को कैसा बनाना चाहते हैं, हम भारत के लोगों को क्या देना चाहते हैं, हम भारत की जनता को क्या देना चाहते हैं, संविधान के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा सपना क्या है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव में था। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के इसी का सुधरा हुआ रूप प्रस्तावना कहलाएगा, उद्देशिका कहलाएगा, या प्रियम्बल कहलाएगा। सवाल में देखो क्या पूछा जा रहा है। सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है कि भाई, प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, सही लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1947, जी हाँ, 22 जनवरी 1947 को इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा में। राइट, तो ये भी सही होगा आपका। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव क्या, हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव में जो आइडियल्स आइडियल्स थे उन्हीं को समराइज वे में प्रियम्बल में यानी उद्देशिका में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन का तीनों आपका सही है। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित 1947 में अडॉप्शन हुआ। ठीक है, और उसी का क्या है, समराइज एलोबरेशन है प्रियम्बल। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। अगला सवाल भी आपका प्रस्तावना से ही रिलेटेड है, लिखा हुआ है प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, यानी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मनोभाव के दर्शाती है। प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। कोर्ट कैन नॉट यूज द प्रियम्बल वाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी न्यायालय की व्याख्या में प्रस्तावना का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक बात समझिएगा, मैं आपको बताऊं, देखो प्रियम्बल पहला जो लिखा है संविधान निर्माताओं का मनोभाव, जी हाँ, यदि आप संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को समझना चाहते हैं तो आप प्रियम्बल पढ़िए। प्रियम्बल हमारे संविधान निर्माताओं के सोच को दर्शाती है। प्रियम्बल हमारे संविधान निर्माताओं के मनोभाव को दर्शाती है।
प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सपने को दर्शाती है कि वो संविधान को कैसा बनाना चाहते थे, वो लोगों को क्या देना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, फिलोसफी है, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर होता है। और ऐसी बातें जहाँ से संविधान प्रेरित होता है, ऐसी बातें जहाँ से संविधान इंस्पायर होता है, ऐसी बातें जहाँ से संविधान प्रेरित होता है, वो न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने में मदद करती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट संविधान का इंटरप्रेटेटर है, तो क्या प्रियम्बल सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या में हेल्प करेगी? क्या प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या में हेल्प करेगी? सवाल ये है। तो जी हाँ, प्रियम्बल संविधान की व्याख्या में न्यायालय की मदद करेगी। यहाँ लिखा है मदद नहीं करेगी, तो गलत हो जाएगा। संविधान की आत्मा है, हाँ बिल्कुल। अगर किसी का नाम नहीं लिखा गया है और आपसे पूछा गया संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रियम्बल है। अगर आपसे पूछ लिया गया ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा, तो प्रियम्बल। अगर आपसे पूछ लिया जाए एम हिदायतुल्लाह के अनुसार संविधान की आत्मा, तो क्या? प्रियम्बल। ठीक है, तो ये दो के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। कुछ और कथन, जैसे आपसे कहा जाए कि किसने प्रियम्बल को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा, होरोस्कोप कहा, तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा। किसने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का क्या कहा? विचार कहा, प्रियम्बल को। किसने संविधान का परिचय पत्र कहा, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, तो नानी पालकीवाला साहब ने प्रियम्बल को संविधान का परिचय पत्र कहा। प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ और बातें भी आपको मैं बता देता हूँ जो एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। प्रियम्बल क्या संविधान का भाग माना जाता है? तो जी हाँ, केशवानंद भारती केस में ये क्लियर हो गया कि दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये संविधान का भाग है, पार्ट है। क्या प्रियम्बल में अमेंड किया जा सकता है? ये भी केशवानंद भारती केस में क्लियर हो गया कि प्रियम्बल में संशोधन संभव है, यानी प्रियम्बल में अमेंड किया जा सकता है। प्रियम्बल की जो भाषा की भावनाएं हैं ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, बहुत बार सवाल पूछा गया है आपसे। प्रियम्बल में जो ये जस्टिस यानी न्याय का आदर्श है, तीन प्रकार का न्याय, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, ये रूस की क्रांति से प्रेरित है, रशियन रेवोल्यूशन से क्या है? इंस्पायर है। ये भी सवाल आपका बहुत बार आया है एग्जामिनेशन में। प्रियम्बल में ये जो फैटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श है, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। ये भी बहुत बार सवाल आया है। प्रियम्बल को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, नॉट इन्फोर्सिएबल, यानी ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। इसे कोर्ट में जाके आप दावा नहीं कर सकते हैं, यानी कोर्ट में जाके आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉन इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। क्लियर है? ये ना तो लेजिस्लेचर की पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ना ही उसकी शक्ति का कोई स्रोत है। तो ये सारे सवाल आपके यहाँ आते हैं। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। लिखा हुआ मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज? मूल कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 51 के अंतर्गत दिए गए हैं। प्रोविजंस रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज और गिवन अंडर आर्टिकल 51। मूल अधिकारों की तरह मूल कर्तव्य भी नागरिक विदेशियों दोनों के लिए है। लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो अप्लाई टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। अब इसमें आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, सही उत्तर कौन सा है। ये भी देख लिया करिए कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि नीचे असत्य पूछ लेता है और हम जो है गलत कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जा रही है, मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो फैक्चुअल डेटा के सवाल बनते हैं, मैं सारे एक बार में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यदि आप बात करें, मौलिक कर्तव्य, पहली बात तो ये समझिएगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे कर्तव्य हैं, यानी ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। ये सिटीजन्स की ड्यूटी हैं, ये विदेशियों की नहीं है। नागरिकों के अंदर किस लिए लाए गए हैं ये? नागरिकों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, नागरिकों के अंदर मोरालिटी यानी नैतिकता की भावना का समावेश करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। लोग अधिकारों के लिए तो बहुत क्लेम करते थे, टिंग 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 करके कोर्ट चले जाते थे, हाँ, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं थे। इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर? तो मेरे भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ही रिकमेंडेशन पर कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जनता के 10 कर्तव्य जोड़े गए।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 ही मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, 8 ड्यूटी, लेकिन जोड़ी कितनी गई? 10। अभी राइट नाउ आप देखेंगे तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, और ये जो आपकी 11वीं मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या वाद योग्य हैं? क्या ये इन्फोर्सिएबल हैं? जी नहीं, ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, नॉन इन्फोर्सिएबल हैं, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यानी ये बाध्यकारी नहीं है, कोर्ट में जाके आप इन्हें क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है, यानी लॉ बनाना पड़ता है। हाँ, संविधान आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप इन्हें फॉलो करें, क्योंकि कर्तव्य का होना बहुत जरूरी है। राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटेड टू ईच अदर। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। बिना ड्यूटीज के राइट्स मनमानी पैदा करते हैं, इसलिए ड्यूटी के साथ साथ अधिक अधिक सॉरी माफ कीजिएगा, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज का होना जरूरी है। हालांकि डेमोक्रेसी में ये अंडरस्टूड होता है कि लोग अपने ड्यूटीज को फॉलो करेंगे, लेकिन भारत देश में क्या है कि भारत देश में राइट्स तो दिए गए और ये ड्यूटीज के लिए मान लिया गया कि लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, लेकिन लोगों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। अभी आप देखेंगे तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जहां आप पढ़ते हैं वहां 11 जेरोक्स कॉपी करा के फोटो स्टेट करा के चिपका लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, बस चिपका लीजिए। ठीक है। नॉट इन्फोर्सिएबल है, नॉट इन्फोर्सिएबल है यानी वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते। कहाँ से प्रेरित हैं ये भाई? ये भारत देश में रूस से प्रेरित होकर आए। ठीक है, रूस से प्रेरित होकर फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रावधान 51 में, तो भाई 51 में नहीं है, ये 51A में है। 51 में क्या है? 51 डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें लिखा हुआ है राज्य से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दे। ठीक है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दे, ये है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। जो मूल अधिकारों की तरह मूल कर्तव्य भी नागरिक विदेशियों दोनों के नहीं। फंडामेंटल राइट की यदि आप बात करें तो फंडामेंटल राइट सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए होते हैं, 15, 16, 19, 29, 30। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात यदि आप करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज विदेशियों के कर्तव्य नहीं हो, हमारे कर्तव्य है, नागरिकों के कर्तव्य हैं। दोनों लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? तो ना तो एक सही है आपका, ना तो आपका दो सही है। क्लियर बात? ना तो इसमें एक सही है, ना तो दो सही है, ना एक ना दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सभी मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑल मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। केवल राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, केवल राज्यसभा के मेंबर ही मंत्री बन सकते हैं। चलिए, तो इस सवाल को समझने के लिए कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, वो बातें बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहली बात तो देखो, क्या लास्ट वाला लिखा हुआ है कि केवल राज्यसभा के मेंबर ही मिनिस्टर बन सकते हैं और सारे को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? देखते हैं, पहले व्याख्या समझ लीजिए फिर सवाल पर आते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री भारत देश में संसदीय प्रणाली का प्रमुख नेता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर वास्तविक शक्तियां किसी के पास होती हैं तो वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो आप बताएंगे प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड यानी किसके पास वास्तविक कार्यपालिका है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा हेड ऑफ द कैबिनेट कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, तो इन दोनों का हेड। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, इन दोनों का हेड कौन होता है? इन दोनों का हेड प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री वास्तविक भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है यानी रियल एग्जीक्यूटिव हेड है। प्रधानमंत्री भारत देश में मेन पॉलिसी मेकर है, मुख्य नीति निर्माता की भूमिका निभाता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सूर्य की तरह है,
और जैसे सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट नाचते हैं ना, वैसे सारी की सारी संस्थाएं प्रधानमंत्री के चारों तरफ नाचती हैं। अब प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 75 का पहला क्लॉज कहता है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो किसके द्वारा होगी? वो राष्ट्रपति द्वारा होगी, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी? वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसा व्यक्ति जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति स्वेच्छा से अन्य मंत्री की नियुक्ति नहीं करता है, जिसे जिसे प्रधानमंत्री कहेगा वही वही अन्य मंत्री बनेंगे। अब मंत्री प्रधानमंत्री की यदि आप बात करें तो कोई व्यक्ति यदि लोकसभा राज्यसभा में कहीं का सदस्य है वही मंत्री बनेगा। तो हालांकि मंत्री बनने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कहीं का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं है तब भी मंत्री पद होल्ड कर सकते हैं 6 महीने तक। 6 महीने के भीतर मेंबरशिप लेनी होगी, या तो यहाँ की या तो यहाँ की, अदरवाइज उनका मंत्री पद सीज हो जाएगा, मंत्री पद चला जाएगा। चाहे यहाँ के लिए चाहे यहाँ के लिए, जरूरी नहीं है सिर्फ लोकसभा या सिर्फ राज्यसभा। ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर कहीं का मेंबर नहीं है तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, यहाँ भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। वोट वहीं कर पाएगा जहाँ का मेंबर है, मेंबर नहीं है तो वोट नहीं कर पाएगा। देखिए पहला सवाल आपका क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सही लिखा है। सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी सारे के सारे मंत्री प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सही लिखा हुआ है। केवल राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, केवल राज्यसभा के मेंबर ही मिनिस्टर बन सकते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट आंसर है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। साथ ही साथ मेरे भाई, यदि आप पूरी की पूरी पॉलिटी मेरे साथ फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो 2 क्लासेस मेरी चलती हैं। एक मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे लक्ष्मीकांत सीरीज चलती है। इसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आप थ्योरी पढ़िए, और ये जो 20 मिनट्स शो अभी आपने देखा इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों क्लासेस करके आपके अंदर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ये मेरा दावा है। ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ आप सोशल मीडिया पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। और यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, यानी पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है, उसका नाम है आरंभ। आरंभ में 2 तरह के बैचेस चलते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर मैगजीन दी जाती है, मेंटोरशिप दी जाती है, 2 साल की वैलिडिटी दी जाती है। तो जिनको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है वो गोल्ड के साथ जाएं। प्लेटिनम में गोल्ड वाले फीचर तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ एक फाउंडेशन, एक प्री, एक मेंस, एक आंसर राइटिंग का बैच, एक एनसीईआरटी का बैच, और किताबें आपके घर जाती हैं। तो जिनको सारगर्भित अप्रोच के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करनी हो प्लेटिनम के साथ जाएं। इस समय 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ये कोड लगाएंगे VL Live, तो प्लेटिनम आपका पड़ेगा 16,999 में, और गोल्ड आपका पड़ेगा 9,999 में। इसके लिए आपको जाना होगा studyIQ.com पर। studyIQ.com पर आप जाइए और वहाँ पर आप पॉपुलर कोर्सेज में स्टेट PCS सेलेक्ट करिए। ठीक है। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में आपको सिलेक्ट करना है स्टेट PCS, फिर आपको सिलेक्ट करना है यूपी PCS। ठीक। यूपी PCS उत्तर प्रदेश आपने सेलेक्ट किया। अब उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखेंगे कि यह इस तरह से एक बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस आप पढ़िए। बाय नाउ पे जाइए, कोड लगाइए, इनरोल करिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। एक ऑप्शन और है आपके पास, आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9289996923। इस पे आपको फ्री में सारी काउंसलिंग मिलेगी, बैचेस के बारे में पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।